मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें लाइब्रेरी चाहिए, हमें पार्क चाहिए। ये जो मंदिर मस्जिद का है वो उनके लिए है जो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हम ना मंदिर चाहते हैं, ना मस्जिद चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं। आरएसएस कहता है कि 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है यार, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। 80% आबादी है हिंदुओं की। हिंदू खतरे में नहीं है, भारत खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, भुखमरी से खतरे में है। तो बेरोजगारों की ये सरकार नहीं चलेगी। देख रहे हैं आप किस तरीके से नारेबाजी यहाँ जंतर मंतर पर हो रही है DYFI के लोगों द्वारा। वो कह रहे हैं कि भैया हमें चाहिए रोजगार, ये जुमलेबाजी की सरकार और निजीकरण की ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। लोगों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि उनके क्या मामले हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? रिक्ता। रिक्ता जी, लगातार नारे लग रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है। सरकार तो निकम्मी है ही नहीं, तो हम नारे नहीं लगाते। हम सच के साथ हैं और मुद्दों के साथ हैं। निजीकरण वाली ये सरकार अब नहीं चलेगी, नारे लग रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए 90 के दशक से जितने भी हमारे सार्वजनिक संपत्ति है उसको थोक के भाव में बेचा जा रहा है। कोविड की आड़ में क्योंकि लोग अपने घर में फंसे हुए थे, रेलवेज, स्टील प्लांट्स, कोयलों के खदान, सब में निजीकरण हो गया। डिफेंस, हमारी सेनाओं में जो डिफेंस में जो फैक्ट्रीज है उसमें भी निजीकरण आ रहा है। हमारे सेनाओं में जो काम करना है उसमें भी ठेकाकरण आ रहा है। तो ये आम रेटोरिक नहीं है, ये असलियत है। और ये निजीकरण का जो खेल है 90 के दशक से ही आ रहा था, लेकिन जिस तीव्रता से हो रहा है, जिस लूट मार के साथ हो रहा है, वो हमने अभी तक नहीं देखा है। पिछले 45 साल में बेरोजगारी दर इस साल का सबसे ज्यादा है। 45 साल में आज का बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। तो ये क्या बताता है? लोग काम चाहते हैं, जीवन यापन के लिए साधन चाहते हैं और रोजगार चाहते हैं। और हमारी सरकार क्या करती है? GST लगाती है, स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं करती है, स्कैम पे स्कैम करती है, हमारी सार्वजनिक संपत्ति थोक पे बेचती है। हजारों 10,000 करोड़ की चीजों को 100 करोड़ में बेचा जाता है। ये हमारे टैक्स के पैसे से बना है। मैम यहाँ पे नारा एक और लग रहा है कि मोदी सरकार नहीं चलेगी, लेकिन मोदी जी को सबसे लोकप्रिय नेता कहा जाता है। वो लोकप्रिय नेता नहीं है। 2019 में भी उन्हें नहीं मिला था मैंडेट। 35% वोट के साथ उन्होंने कोalition बना के सरकार बनाई है। अगर पुलवामा नहीं होता, अगर वो लोगों में डर पैदा करके ये फेक नेशनलिज्म नहीं पैदा करते, तो वो नहीं जीतते। फेक नेशनलिज्म मैम, वो तो कह रहे हैं कि उनका देश विदेश में डंका बजता है। वैसा नेता या वैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ इस देश में। डंका वो खुद बजा रहे हैं अपनी। उनके होर्डिंग, उनके भाड़े के न्यूज चैनल अगर उनकी वाहवाही करें तो वो डंका नहीं है, उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। थोड़ा सा क्या हल्ला बोल की बात कर रहे हैं ये लोग। ऐसा ही एक हल्ला बोल अभी कांग्रेस ने भी किया था बेरोजगारी के खिलाफ। किसने? कांग्रेस वालों ने भी किया था ऐसा ही एक हल्ला बोल। कांग्रेस तो खुद गुनहगार है। ये पिछले 10 साल में थोड़ी हुआ है। 90 से जो कांग्रेस और जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो हमारे देश की 90% जनता है, 95% जनता है, उसके लिए कोई नीतियां नहीं बनाई है। तो कांग्रेस रोजगार के बारे में अभी बात कर रही है, जबकि ये जो स्थिति है भाजपा ने खराब किया है। लेकिन इसकी शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई थी। भाजपा की आप बात कर रही हैं। भाजपा कह रही है कि देश के लोग मंदिरों से बहुत खुश हैं। नहीं, RSS मंदिरों से बहुत खुश है। अयोध्या RSS को चाहिए था, भाजपा वालों को चाहिए था। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें लाइब्रेरी चाहिए, हमें पार्क चाहिए। ये जो मंदिर मस्जिद का है वो उनके लिए है जो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हम ना मंदिर चाहते हैं, ना मस्जिद चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं, हम अस्पताल चाहते हैं। स्कूल अस्पताल देंगे ना मोदी जी? कहा तो था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे। आप क्या मोदी जी की PR हो क्या? आप असिस्टेंट हो मोदी जी की? नहीं, मैं तो बता रही हूँ ना। काम है बतौर मीडिया होते हुए, अगर वो
हमने 10 लाख नौकरियां दी है, तो आप जाके तहकीकात कीजिए कि ये 10 लाख नौकरियां क्या है, क्या वो ठेकाकरण पे है, और 10 लाख नौकरियां इन्होंने कहाँ दी है। पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने केंद्र सरकार में नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया है, एग्जाम दिया है। 22 करोड़ लोग 8 साल में कितनी नौकरियां दी है केंद्र सरकार ने? 7 लाख। मतलब 1000 लोगों में से, 1000 एप्लीकेंट्स में से 3 लोगों को नौकरी मिली है। हमारा जनसंख्या कितना है बताइए? 130 करोड़ है, जिसमें से 90 करोड़ काम करने की उम्र के लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 30 करोड़ काम करते हैं, और वो जो 30 करोड़ काम करते हैं उसमें से 90% असंगठित क्षेत्र में है। तो 10 लाख नौकरियों से क्या वो 70 करोड़ लोगों का पेट भरेगा जो अभी काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है? और ये हम पे थोपते हैं, ये कहते हैं कि आप लोग बच्चे पैदा कर रहे हो, आप बच्चे बढ़ा रहे हो, इसलिए आप भूखे हो, इसलिए आप बीमार हो, इसलिए आप गरीब हो। कौन सा देश अपने ही जनसंख्या को अपने प्रगति का सबसे बड़ा रोड़ा मानता है? हम 130 करोड़ जीतेंगे। और दिल्ली में 1 लाख 21,000 वैकेंसी खाली है। 130 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ काम करने की क्षमता रख सकती है, 30 करोड़ काम करती है, उसमें से 90% असंगठित क्षेत्र में बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना न्यूनतम वेतन के काम करता है। और ये सरकार कहती है 9 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां, करोड़ नौकरियों का वादा किया था हर साल, लेकिन दिया क्या उन्होंने? आपको पता है कितनी नौकरियां गई है? क्या आपको पता है? हर साल 4 करोड़ नौकरियां गई है पिछले 2 साल में। तो वादा तो दे रहे हैं ना, क्या पता आने वाले वक्त में देते। वादे से अगर दुनिया चलनी होती तो हम बहुत आगे पहुंच गए होते। इनके वादे कोई वादे नहीं है, झूठे आश्वासन है। रोजगार आसमान से नहीं गिरता है, इनकी बपौती नहीं है जो ये हमको देंगे। कानून बनाओ, नीतियां बनाओ, स्कीमें बनाओ। बोलूंगी तो मैं भी आप सबको मैं 1000 नौकरियां दूंगी, कोशिश भी करूंगी, लेकिन जब तक मैं प्लान नहीं बनाऊंगी, और यही तो हम मांग कर रहे हैं कि हमें चाहिए शहरी रोजगार गारंटी कानून, हमें चाहिए बेरोजगारी भत्ता। अगर इतनी खामियां हैं तो लगातार हर क्षेत्र में भारत के जीत कैसे रहे हैं बीजेपी वाले? कौन से क्षेत्र में जीत रहे हैं? अभी देखिए गुजरात में चुनाव होने वाला, यूपी में चुनाव हुआ, जीते। यूपी में उनकी संख्या सीटों की कम हुई है, ठीक है, लेकिन जीत तो गए ना। पंजाब में हारे हैं, पश्चिम बंगाल, केरला ने खाता बंद कर दिया इनका, गुड केरला, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं ना, जिसके पास पैसा होता है ना, कुछ टाइम तक सब लोग उनके पास जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नकली मुद्दे बना के, नॉन इश्यूज पे, प्राइम टाइम पे बार बार बात करके ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और लोग भी अभी समझ गए हैं कि इनके जो झूठे आश्वासन हैं इसमें कुछ नहीं रखा है। ये हमें थोक के भाव में बेचना भी चाहते हैं, और हमें बेरोजगारी को हटा नहीं सकते, बेरोजगारों को मार के हटाएंगे, ऐसा काम करते हैं ये लोग। आरएसएस कहता है कि 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है यार, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। 80% आबादी है हिंदुओं की। हिंदू खतरे में नहीं है, भारत खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, भूखमरी से खतरे में है, लाचारी से खतरे में है, और सबसे ज्यादा हमारे देश में औरतें जो बिल्कुल काम करने चाहती है लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता है। जो बेरोजगारी का आलम है वो सबको दिख रहा है, औरतों और युवाओं में खासकर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सरकार अपने आप को कोई फेमिनिस्ट और रोजगार जनरेट करने वाली सरकार बतलाती है, लेकिन ये महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है, जनता विरोधी है। इन्होंने कोई एक काम नहीं किया है जिससे हमारे देश का 99% जनता का की विरोधी है, महिला विरोधी है, जनता विरोधी है, आपने कहा कि जो है हर तरह से रोजगार विरोधी है, तो किसका साथ दे रही है ये सरकार? अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा और जो विदेशी निवेशक हैं उनकी। ये पार्टियां नाम बदल जाते हैं, किसी में जनता होता है, किसी में आम आदमी होता है, लेकिन ये आम आदमी और जनता के पार्टियां नहीं है। इनकी नीतियों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो पार्टियां हैं उस शासक वर्ग की पार्टियां हैं जो इस देश को जितना तबाह करना चाहे, जितना बेच सके वो बेचेंगे, तबाह करेंगे।
इनको कोई प्रगति नहीं चाहिए, लोगों का कोई उद्धार नहीं चाहिए। इनको बस ये चाहिए कि आज मैंने 90 करोड़ प्रति घंटा कमाया है, कल मैं 1 बिलियन प्रति घंटा कमाऊं। आप समझ रहे हैं, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। उस व्यवस्था के खिलाफ जहाँ पे अगर 100 लोग होंगे तो 50 लोग बेरोजगार होंगे ही होंगे। और जब तक जनता इस सिस्टम को नहीं समझती है, इस व्यवस्था को नहीं समझती है, आपने आके यहाँ पे 50,000 बार मोदी जी कहा है, हम आपसे बोल रहे हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ मोदी और भाजपा से नहीं है मोदी और भाजपा से, क्योंकि वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जो कहता है कि आधे से ज़्यादा जनता को बेरोजगार होना पड़ेगा ताकि जो काम कर रहे हैं उनके वेतन नियंत्रित होने पड़े। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जो बोलती है कि आप दान दक्षिणा दे दो, लेकिन ये सवाल कभी नहीं पूछती है कि लोग भूखे क्यों हैं। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिसमें अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और गरीब हो जाते हैं। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों की अहमियत नहीं समझती है, उनके हाथ नहीं देखती, उनके दिमाग नहीं देखती, सिर्फ उनके पेट देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।